हाँ जी दोस्तों, अब तो आप लोगों ने इस फ्लोरोना का नाम सुन ही लिया होगा क्योंकि हर न्यूज़ चैनल में, सोशल मीडिया में केवल एंड केवल इस फ्लोरोना के बारे में ही चर्चा हो रही है। सारी दुनिया एक बार फिर से दहशत में आ गई है जैसे ही ये फ्लोरोना का नाम सामने आता है। तो आखिर क्या है ये फ्लोरोना, कहाँ से आया ये फ्लोरोना, क्यों इसको फ्लोरोना कहते हैं? एंड इसी तरीके से अगर नंबर ऑफ केसेस फ्लोरोना के बढ़ते गए तो क्या कुछ मायने हैं, क्या कुछ इफेक्ट इम्पैक्ट पड़ने वाला है सोसाइटी पे, आज इन्हीं सारी चीज़ों पे चर्चा करने जा रहा हूँ मैं। तो बने रहिए एंड देखिए इस वीडियो को पूरा हमारे साथ, ताकि एंड होते होते आपको भी सारी जानकारियां अच्छे से मिल सके। एंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं एंड शेयर करना ना भूलें। रह गए हमारे नए व्यूअर्स, उनको तो मैं हर बार की तरह बोलूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको भी डे टू डे एंड टाइम टू टाइम न्यू अपडेट्स मिलती रहे। इजराइल के हॉस्पिटल में एक लेडी आती हैं जो कि प्रेग्नेंट हैं एंड ये आती हैं हिस्ट्री लेकर कि मुझे जुकाम हुआ था, मुझे खांसी हुई थी, हेडेक हो रहा था, थोड़ा फीवर हो रहा था एंड अचानक से फिर मुझे सांस लेने में तकलीफ होनी शुरू हो गई। इन लेडी को आफ्टर एग्जामिनेशन इस हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया गया है। एडमिशन के बाद कुछ टेस्ट परफॉर्म किए गए एंड टेस्ट में देखा गया एक साइड तो इनको कोरोना पॉजिटिव आया है एंड दूसरी साइड इनको इन्फ्लुएंजा भी पॉजिटिव आया है। अब आप खुद सोच कर देखें, एक साइड है कोरोना, दूसरी साइड है इन्फ्लुएंजा। सो फ्लूरोना, फ्लू फॉर इन्फ्लुएंजा एंड रोना फॉर कोरोना। तो यही वजह है ये फ्लूरोना टर्म को कॉइन किया गया है, क्योंकि जब कभी पेशेंट में ये दोनों चीज मिलेगा, इन्फ्लुएंजा के भी पार्टिकल एंड कोरोना के भी पार्टिकल, तो ये डिजीज कहला जाएगा फ्लूरोना। दुनिया इसी फ्लोरोना को सुनकर दहशत में है कि अगर इसी तरीके से नंबर ऑफ केसेस फ्लोरोना के बढ़ते गए तो अगर आपको याद ना हो कि सेकेंड वेव में क्या हुआ था लास्ट ईयर, तो मैं आपको एक बार फिर से दिखा दूं स्क्रीन पे कि कैसा बीता था हमारा वो फेज जिस समय सेकेंड वेव डेल्टा का आया हुआ था। एंड अगर उस समय ये फ्लोरोना के केसेस होते तो आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कि और क्या कुछ हो सकता था, जहां एक साइड तो कोरोना खड़ा है, दूसरी साइड स्वाइन फ्लू खड़ा है एंड दोनों का अगर मिक्स इन्फेक्शन हो जाए किसी इंसान में तो आप सोचो कि क्या होगा उस बॉडी का। तो यहाँ पे मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि अगर ये दोनों इन्फेक्शन साइमल्टेनियसली होता है तो रियल में ट्विनडेमिक फैल जाएगा। जो टर्म पहले बोला जा रहा था, सोचा जा रहा था, वो हकीकत में बदल जाएगी ट्विनडेमिक। ट्विन मीन्स एक साइड से कोरोना एंड दूसरी साइड से इन्फ्लुएंजा, दोनों का वार होगा बॉडी पे एंड बॉडी तो आप मान कर चलो कि वो बचने के कंडीशन में नहीं रहेगी। लेकिन यहाँ पे एक कैच है, अगर ये फ्लोरोना आता भी है मार्केट में, नंबर ऑफ केसेस बढ़ते भी हैं, तो भी हमारे पास कवच है मौजूद, इन्फ्लुएंजा का वैक्सीनेशन। जी हाँ, अगर आपने ईयरली फ्लू शॉट लगवाया है तो आप इन्फ्लुएंजा से कंप्लीटली सेफ हो, प्रोटेक्टेड हो। इसके ऊपर अगर आपने कोरोना का भी 2 डोज लगवा लिया है, चाहे वो कोई भी वैरायटी का हो, कोविशील्ड हो, कोवैक्सिन हो, स्पुतनिक 5 हो या अदर एनी1 जो भी अवेलेबल है मार्केट में, तो आप कोरोना से भी प्रोटेक्टेड रहते हो। तो आज के डेट में हमारा ढाल यही वैक्सीनेशन है, यही हमें फ्लोरोना से बचा सकता है। तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, मैं इस प्लेटफॉर्म से आप लोगों को यही संदेश देना चाहता हूं कि अगर आपने अपने आप को वैक्सीनेट नहीं करवाया है तो आज ही जाएं नज़दीकी सेंटर पे एंड चाहे जो भी वैक्सीन अवेलेबल हो कोरोना का वो भी लगवाएं एंड साथ ही साथ इन्फ्लुएंजा का भी वैक्सीन लगवाएं आप भी एंड अपने बच्चों को भी लगवाएं इन्फ्लुएंजा का, क्योंकि इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन 6 महीने के बाद किसी को भी लग सकता है। इवन लास्ट ईयर तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बोला भी था कि ईयरली जितने भी बच्चे हैं 5 इयर्स के नीचे वो अपने आप को वैक्सीनेट जरूर करवाएं इन्फ्लुएंजा से, ताकि ट्विनडेमिक से बचा जा सके। जहां तक इसके मैनिफेस्टेशंस का सवाल है, चूंकि आपने देखा है ये दोनों वायरसेस, कोरोना वायरस भी एंड स्वाइन फ्लू वायरस भी, दोनों रेस्पिरेटरी वायरस है एंड दोनों का मैनिफेस्टेशंस मोर और लेस सिमिलर ही होता है। स्टार्ट होता है ये जुकाम से, थोड़ी खांसी हो सकती है, थोड़ा हेडेक रहेगा, थोड़ा फीवर रहेगा, बैकएक हो सकता है, मस्कुलर पेन रहेगा, थोड़ी सुस्ती रहती है, माइल्जिया रहता है, खाने की इच्छा नहीं करती है, कुछ केसेस में नोजिया हो सकता है, थोड़ा वॉमिटिंग हो सकता है एंड कुछ केसेस में जहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट होता है वहाँ पे सांस लेने में तकलीफ हो जाती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ रहता है, ब्रेथलेसनेस रहता है। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आपके साथ पैदा होती है तो इमीडिएटली जाएं अपने कंसल्टिंग डॉक्टर को दिखाएं, ताकि वो डायग्नोज कर सकें कि आप किस चीज़ से गुजर रहे हो। एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट इजीली अवेलेबल है आज के डेट में, आप RT-PCR करवा सकते हो कोरोना के लिए भी एंड H1N1 के लिए भी आप थ्रोट स्वैब दे सकते हो टेस्टिंग के लिए।
एंड टेस्ट में अगर आपको कोरोना आ रहा है पॉजिटिव तो आप एक लेवल और ऊपर जा सकते हो एंड जीनोम सीक्वेंसिंग करवा सकते हो, ताकि आपको ये पता चल सके कि आप ओमिक्रॉन से संक्रमित हो या डेल्टा प्लस वेरिएंट से संक्रमित हो। रह गई इसके ट्रीटमेंट पार्ट। तो ट्रीटमेंट पार्ट के लिए मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बहुत बार आपको बोल रखा है कि ट्रीटमेंट मॉडलिटीज डिपेंडिंग ऑन सीवियरिटी, माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है, अकॉर्डिंग टू कंडीशंस ट्रीट किया जाएगा। एंड ट्रीटमेंट का कोई खास एक प्रोटोकॉल नहीं है, कोई खास एक स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है कि हमने दिया एंड ट्रीटमेंट हो गया। ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। एंड जो भी आपके कंसल्टिंग डॉक्टर हैं वो डिसाइड करेंगे कि किन पेशेंट को कौन सी मेडिसिन देनी है, किन पेशेंट को होम ट्रीटमेंट देना है, किन पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना है, किन को आईसीयू में रखना है, किन को आईसीयू में नहीं रखना है। अब आ जाते हैं इसके प्रिवेंशन पे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्रिवेंशन के लिए मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है, आज एक बार फिर से बता दूं। वैक्सीनेशन सबसे पहला, क्राउडेड प्लेस में ना जाएं, मास्क लगाएं, आईवीआर लगाएं, फेशियल लगाएं, हैंड ग्लोव्स लगाएं, प्रॉपरली सैनिटाइज करें अपने हैंड को, हैंड वॉश फ्रिक्वेंटली करते रहें, एक डिस्टेंस कम से कम 6 फीट का डिस्टेंस बनाकर रखें, जिसको 2 गज की दूरी बोलते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखना चाहिए ताकि आप प्रिवेंट कर सको इस डेडली डिजीज से। अब रह गई बात, इस डिजीज से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम को लेकर आप हमें कमेंट बॉक्स में डालेंगे तो हर बार की तरह आपको आंसर दे दिया जाएगा। थैंक यू।